हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो रे ऑप्टिक्स सबसे क्रूशियल चैप्टर है हमारे नीट के पूरे सिलेबस का और एट द सेम टाइम सबसे लेंदी चैप्टर भी है। तो दिक्कत ये आती है ना, कभी कभी इसको पढ़ने में आलस आता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये तो डिफिकल्ट भी है एट द सेम टाइम, है ना। तो आज मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरे चैप्टर को 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पार्ट जो हम इसका पढ़ने वाले हैं वो है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, सबसे पहले आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ। हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपके जो सिनेरियोज होते हैं कि किस तरीके से हमने मिरर्स को इंक्लाइन किया है, किस तरीके से उनको प्लेस किया है सो दैट हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म हो रही है। ठीक है, एंड इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में भी बात हम इस सेशन में करने वाले हैं। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू फिजिक्स विद भावना एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लेन मिरर टुडे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से जिसका नाम है रिफ्लेक्शन, जो कि आप 10th क्लास से या 9th क्लास से या 8th क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे हो। दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है बेसिकली आपका, कि लाइट आपकी बाउंस बैक होके आ जाती है एक मीडियम से। अब बेसिकली आपको यहाँ पे जो याद करने जैसी चीजें हैं वो क्या है, देखो कि आपकी जो लाइट रे है वो स्ट्राइक करती है किसी बाउंड्री से। ठीक है, जब आपके किन्हीं दो मीडिया के बीच की बात हो रही है, जैसे कि आपका यहाँ पे से मान लो यहाँ पे रेयर मीडियम है और यहाँ पे एक डेंस मीडियम है, तो यहाँ से रेयर मीडियम से आपकी लाइट आई और इस डेंस मीडियम से टकरा के वापस आ रही है। अब यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, एक चीज होती है कि जब भी आपकी लाइट रे किसी एक मीडिया से दूसरे मीडिया, मतलब कहीं पे भी अगर आपका इंटरफेस टाइप का फॉर्म होता है किन्हीं दो मीडियाज का, तो वहां पे आपके 3 टाइप के फिनोमेना देखने को मिलते हैं। दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो तीनों ही फिनोमेना एट द सेम टाइम हो रहे होंगे, बट बात ये होती है कि डोमिनेट कौन कर रहा है। तो क्योंकि हम इस सेशन में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि डोमिनेट अभी रिफ्लेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ पार्ट ऑफ लाइट टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम। तो सेम मीडियम में आपका एक पार्ट जो लाइट का होता है वो आपका क्या हो जाता है, बैक हो जाता है। ठीक है, एंड इसी फिनोमेना को आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हो। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पहले से पता है कि फर्स्ट लॉ आपका क्या है, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आपका जो नॉर्मल होते हैं वो सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, राइट। एंड द सेकेंड लॉ इज व्हाट, दैट इज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये दो लॉस तो हमें पहले से ही पता है। अब आ जाते हैं बच्चों कि प्लेन मिरर में जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। दैट इज कि जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, पहली बात तो जो मीडियम होता है वो सेम रहता है। मीडियम जो रहता है वो सेम रहता है, क्योंकि लाइट आपकी उसी मीडियम से उसी मीडियम में बाउंस बैक होके वापस जा रही है, तो मीडियम इज सेम, राइट। अगर मीडियम सेम है तो आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ आपका जो लाइट होती है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, राइट। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स, ओनली डिपेंड्स ऑन द सोर्स। तो अगर अनटिल अनलेस आपका सोर्स सेम है तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो सेम रहेगी। दूसरी चीज होती है आपकी वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ होती है मीडियम डिपेंडेंट। अगर मीडियम चेंज हो गया, ठीक है, मीडियम डिपेंडेंट, अगर मीडियम चेंज हो गया तो आपकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। अब जैसा कि हमने कहा कि हमारा सोर्स सेम है, क्योंकि मान लो मैंने यहाँ से बोला कि मेरी जो लाइट आ रही है, लेट से मैं यहाँ पे एक सन बना देती हूँ, सन से लाइट आ रही है, ठीक है, और ये लाइट आपकी पड़ रही है इस पर्टिकुलर प्लेन मिरर पे और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस गई। तो आप देख रहे हैं उसी मीडियम में है और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी मीडियम में है, दोनों सेम मीडियम है। सेम मीडियम में है तो इसका मतलब जो लैम्डा इस लाइट का होगा वही लैम्डा इस लाइट का भी होगा, मतलब जो वेवलेंथ इस इंसिडेंट रे की होगी वही आपकी किसकी भी होगी, रिफ्लेक्टेड रे की भी वेवलेंथ होगी। अब क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्यों सेम रहनी चाहिए, क्योंकि सोर्स आपका वही है, सोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वही फ्रीक्वेंसी आपकी रिफ्लेक्टेड रे की भी। इसका मतलब अगर लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दोनों वही हैं जो पहले थे, इंसिडेंट रे की जो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा है अगर वही हैं,
यहाँ भी, तो इसका मतलब जो स्पीड आपकी यहाँ पे थी लाइट की, वही स्पीड इस वाले केस में भी रहेगी। मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगी उसकी स्पीड भी वही रहेगी जो आपकी इंसिडेंट रे की थी। दैट मीन्स जब हम बात करें इस पर्टिकुलर पहले वाले पॉइंट की, दैट इज स्पीड, तो स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है इन रिफ्लेक्शन। ठीक है। सेकेंड बात हमने क्या की, वेवलेंथ की, क्योंकि मीडियम इज सेम। व्हेन वी टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में मीडियम एक ही है, वही मीडियम होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपकी वेवलेंथ भी सेम हो जाएगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम सोर्स एक ही ले रहे हैं, सोर्स हमारा सेम है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब यहाँ पे मैं सेम किसको बोल रही हूँ, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे को, ध्यान रखना। इंटेंसिटी की बात करते हैं बच्चों, तो इंटेंसिटी जो होती है, जितनी रे आपकी, जितनी इंटेंसिटी है, जितनी ब्राइटनेस की रे आपकी ये आएगी, उतनी ब्राइटनेस की रे ये नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, कोई भी लाइट रे अगर आपकी किसी भी इंटरफेस पे पड़ती है तो तीन फिनोमेना देखने को मिलते हैं, दैट इज इन आपका एक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बाकी और फिनोमेना भी तो वहां पे आपके हुए होंगे। दैट्स वाई आपका क्या हो जाएगी, जो जाने वाली या रिफ्लेक्टेड रे होगी उसकी इंटेंसिटी स्लाइटली कम होगी एज कंपेयर टू द इंसिडेंट रे। तो आपकी इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फेज जो होता है बच्चों, फेज चेंज हो जाता है जब रिफ्लेक्शन की बात आती है। लेट्स से हम यहाँ पे फेज को 5 बोल देते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आपके नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज रिफ्लेक्शन होता कितने टाइप का। तो रिफ्लेक्शन आपके दो टाइप के हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये आप बचपन में भी पढ़ चुके हो। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, जब आपका स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। और जब स्मूथ सरफेस से आपका रिफ्लेक्शन होगा बच्चों, तो एक चीज आपकी श्योर है कि जो आपकी इमेजेस फॉर्म होंगी वो क्लियर इमेजेस होंगी। और दूसरा, जो आपकी लाइट रे आएगी, मतलब इंसिडेंट रे जो आपकी पड़ेगी, एंड जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो सारी की सारी क्या है, पैरेलल जा रही हैं एक दूसरे के। तो तीन पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, स्मूथ सरफेस से होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, इमेजेस जो इससे बनती हैं वो क्लियर बनती हैं, और तीसरा क्या, जो रिफ्लेक्टेड रेज रहेंगी वो सारी की सारी एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। आ गई बात समझ। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड से पहले हमारा इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको देख लो। इररेगुलर रिफ्लेक्शन है जब आपका अनइवन सरफेस से होगा रिफ्लेक्शन। तो ऐसे केस में आपकी जो इमेजेस बनेंगी वो ब्लर्ड बनेंगी, अनक्लियर बनेंगी। और ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो हमने तीसरा फिनोमेना या फिर तीसरा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे रेगुलर वाले में देखा था, तो वो चीज हमें यहाँ नहीं देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी एक लाइट रे ऐसे जा रही है, तो दूसरी लाइट रे आपकी कुछ इस तरीके से गई, है ना। तो दोनों एक दूसरे के क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे आपको फाइनल जो रेज मिलेंगी, बंच ऑफ रेज मिलेंगी, वो आपको पैरेलल नहीं मिलेंगी। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली क्या होता है, आप ऐसे जा रहे थे, मान लो आप रास्ते से ऐसे जा रहे हो, सामने एक ऑब्स्टिकल मिला, आप मुड़ गए। आपको जाना ऐसे था बट आप इस तरीके से मुड़ गए हो, तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो चेंज आया आपके पाथ में, आपको जाना ऐसे था, दिस वॉज योर इंसिडेंट पाथ एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड पाथ, मतलब बाद में आप ऐसे चले गए, तो दिस वॉज, ये जो एंगल में चेंज आया, जो आप पहले जाते एंड बाद में आप जिससे गए हो, इनके बीच में ये जो एंगल बना है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। सेम चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। इंसिडेंट रे मेरी ये थी, तो इसी को अगर मैं आगे को बढ़ाऊं, दिस विल बी माई इंसिडेंट रे, राइट। एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड वन, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वन, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो इंसिडेंट होनी चाहिए थी ये और रिफ्लेक्टेड हो गई ये, मतलब डेविएशन कितने का आया, डेविएशन आया आपका इतने का, है ना। डेविएशन इतने का आया, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम यहाँ पे से डेविएशन निकाल सकते हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से कि इंसिडेंट रे एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एक 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो दिस इज 180 डिग्री का एंगल, एंड वी नो डैट कि दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी फिनोमेना का यूज करके क्या मैं आई और आर दोनों को आई बोल सकती हूँ। लेट से मैंने दोनों को आई बोल दिया, इसका मतलब इतना पूरा एंगल मेरा कितना हो गया, 2i के बराबर हो गया। अगर ये मेरा 2i है, तो मैं अगर इस पार्ट को, जिसको मैं एंगल ऑफ डेविएशन बोल रही हूँ, उसको अगर मैं डेल्टा बोल दूं या डेल बोल दूं, तो ये डेल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से अगर मैं ये 2i माइनस कर दूं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल इज इक्वल्स टू 180 माइनस i प्लस आर।
ये भी तो लिख सकते हैं क्योंकि i प्लस आर ही है, और i और r दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो 180 माइनस 2i भी लिख सकते हो आप डेल को। तो एंगल ऑफ डेविएशन कभी भी अगर रिफ्लेक्शन में निकालना हो बाय वन मिरर, वन प्लेन मिरर, तो आप कैसे निकालोगे? 180 माइनस 2i। ध्यान रखना बाय वन प्लेन मिरर, ठीक है, दिस इज बाय वन प्लेन मिरर। आ गई बात समझ? तो इस तरीके से हमें निकालना है। अब आ जाते हैं बच्चों कि आपका जो यहाँ पे इंसिडेंस की हम बात कर रहे हैं कि कितने तरीके से आपकी जो रे है वो इंसिडेंट हो सकती है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका 0 डिग्री के बराबर है, ध्यान रखना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका 0 डिग्री है, मतलब कैसे? नॉर्मल पड़ रही है रेस, है ना? अगर नॉर्मल ही पड़ेंगी तो नॉर्मल भी नॉर्मल की ही तरह बनेगा, मतलब ये हो गया। अगर इंसिडेंट रे इस तरीके से पड़ी तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसी ही जाएगी, है ना? तो यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंट रे है। तो एंगल कितना बन गया? एंगल आपका किस किस के बीच में? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, बिकॉज दैट इज द नॉर्मल ओनली। तो दोनों के बीच में एंगल विल बी 0, तो मतलब एंगल 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, दोनों ही 0 हो गए। तो अगर यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो डेविएशन कितने का मिलेगा? 180 डिग्री का मिलेगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी दिया हो सकता है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन इससे फ्रेम होके आएगा, बट इस कॉन्सेप्ट का यूज किसी जगह पे वो कर सकता है, किसी क्वेश्चन में वो कर सकता है कि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। तो अब आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आपको 0 लेना है, और क्या रहेगा आपका? एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री रहता है उस केस में। ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है? ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है जब हम टेंजेंशियल रिफ्लेक्शन की एक तरीके से बात कर रहे होते हैं, तो जैसे हम टेंजेंशियल वाला केस भी बोलते हैं, ठीक है? तो इस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो 90 डिग्री एंगल बनता है, और ऐसे केस में अगर आप यहाँ पे 90 रख दोगे तो 2 इंटू 90 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 90 विल बी 180 एंड 180 माइनस 180 विल बी 0, मतलब आपका जो डेविएशन होगा उस रे का कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। आ गई बात समझ? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है इसके बाद प्लेन मिरर का अब दूसरा कॉन्सेप्ट, विच इज angle of deviation when two mirrors inclined at an angle theta। अब ध्यान से सुनना, मैं एक एक करके बताने वाली हूँ। लेट से मेरे पास दो आपके क्या है? मिरर्स हैं। एक मिरर मेरे पास ये है और दूसरा मिरर मेरा ये है, और दोनों ही आपके एक एंगल बना रहे हैं, लेट से 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनाया? 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल एक दूसरे के साथ बना रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि ये दोनों इंक्लाइंड हैं एक दूसरे पे बाय एन एंगल थीटा। तो थीटा डिग्री से ये दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइंड है। इस एंगल का ध्यान रखना कि ये जो मैं थीटा जिसको बोल रही हूँ, ये है दो मिरर्स के बीच में बनने वाला एंगल। थीटा इज दो मिरर्स के बीच में बनने वाला एंगल, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आपसे पूछा जाए कि कोई इंसिडेंट रे अगर इस पे आती है तो आपका जो डेविएशन होगा उस रे का वो कितना हो जाएगा, तो अगर आपके दो मिरर्स कभी भी एक दूसरे पे इंक्लाइंड हैं तो आपको कैसे एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, इसका तरीका होता है 360 माइनस 2 थीटा। क्या होता है? 360 माइनस 2 थीटा होता है। आ गई बात समझ? तो 360 माइनस 2 थीटा कैसे करोगे? 360 एज इट इज लिख दिया हमने, माइनस 2 इंटू थीटा। थीटा कितना है? ध्यान रखना ये थीटा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता इस केस में। इस केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता है बच्चों। ये क्या होता है आपका? इस केस में ये जो थीटा होता है ये है दो मिरर्स किस तरीके से एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं, कितने एंगल पे इंक्लाइंड हैं। तो यहाँ पे कितने पे इंक्लाइंड हैं? 60 डिग्री पे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप देख सकते हो तो क्या लिखा है? द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की कोई बात नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस के इंडिपेंडेंट है ये डेविएशन। तो सिर्फ यहाँ पे जो थीटा यूज हो रहा है, एंगल बिटवीन द मिरर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 360, ये आ जाएगा माइनस 120, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे 0, ये आ जाएगा 4, और ये कितना हो गया? 2। तो 240 आ गया आपका क्या? एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब डेल्टा। आ गई बात समझ? चलो आगे बढ़े। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर यहीं पे 90 डिग्री एंगल बना होता दोनों के बीच में तो क्या हो जाता? 360 माइनस 2 इंटू 90, मतलब 360 माइनस 180, तो कितना? 180 का आपका डेविएशन आता। एंड सो ऑन, इस तरीके से सारे क्वेश्चन करोगे। ध्यान रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अगर क्वेश्चन में दिया हो उससे कोई मतलब नहीं रखना है,
ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं जो कि आप पढ़ते ही हुए आए हो हमेशा से। फोकल लेंथ जो होती है एक आपके किसकी, प्लेन मिरर की, बेसिकली प्लेन मिरर की ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, प्लेन मिरर की जो आपकी फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ बोल लो या फिर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल लो, ठीक है, तो ये हमेशा कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। बच्चों ध्यान रखना, इन्फिनिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी डिस्टेंस ऑफ इमेज के बराबर होती है ना। मतलब आपका अगर डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू आपका जो मिरर होगा, लेट से वो 2 मीटर है, तो इमेज से आपका जो मिरर होगा वहां तक की डिस्टेंस भी उतनी ही होगी। ध्यान रखना ये कहाँ से है, ये मिरर से है। ये जो दोनों डिस्टेंस हम नाप रहे हैं कहाँ से है, मिरर के रिस्पेक्ट में नाप रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ एन इमेज। ठीक है, जितना आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज ऑफ इमेज भी बनती है। तो क्योंकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए मैग्निफिकेशन कितना आया, 1 आया। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का रेशियो, है ना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज अगर एक दूसरे के बराबर है तो ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन कितना होगा, 1। ध्यान रखना +1 होगा, -1 नहीं हो सकता। ऑप्शन में कभी कभी हो सकता है कि -1 हो, बट -1 नहीं होगा, +1 होगा। ऑन कवरिंग एनी पार्ट ऑफ, अब यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार हमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन के फॉर्म में ये देखने को मिलता है कि हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द मिरर इज आपका कवर्ड, देन हमको जो इमेज दिखाई देगी वो कितनी दिखाई देगी, हाफ दिखाई देगी, पूरी दिखाई देगी, या कितनी दिखाई देगी। तो हमें इमेज पूरी की पूरी दिखाई देती है, चाहे आप उस मिरर को आधा कवर कर दो, 1/3 कवर कर दो, 1/4 कवर कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, तो अगर हम कुछ पार्ट ऑफ मिरर को अगर कवर कर देते हैं तो आपका चेंज कोई भी देखने को नहीं मिलता। किस किस चीज में, साइज, पोजीशन, ठीक है, साइज और पोजीशन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, बट उसकी जो विजिबिलिटी होती है इमेज की वो थोड़ी सी कम हो जाती है, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, वो थोड़ी डिम लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका पूरा मिरर है तो पूरा मिरर ज्यादा से ज्यादा लाइट को आपका क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कम आधा पोर्शन आपने ढक दिया तो आप कम पोर्शन ही उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स लाइट कम रिफ्लेक्ट हो रही है एक तरीके से, है ना, कम अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो दैट्स वाई इमेज तो पूरी बनेगी, उसी पोजीशन पे बनेगी जहां पे बन रही थी, बट क्या होगी कि थोड़ी सी डिम बनेगी। ठीक है, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम होगी। नेक्स्ट, टाइप ऑफ इमेज फॉर्म जो होती है बेसिकली आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। अगर स्टैंडर्डली आपसे पूछा जाए, लिटरली इन्वर्टेड होती है। आपको पता है कि राइट साइड लेफ्ट दिखती है आपकी वहां पे, है ना, एंड इसी तरीके से लेफ्ट साइड आपकी राइट दिखती है, तो आपकी लिटरली इन्वर्टेड रहती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पे, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स देन ऑल द इमेजेस फाउंड आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले रख दिया, यहाँ पे रखना नहीं चाहिए था, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स टू इमेजेस ऑफ, ठीक है, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं इसके बारे में। ओके, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या दे रखा है, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 90 डिग्री। कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। A ray of light is incident on one mirror and reflected light goes to the other mirror. The ray will undergo a total reflection of. अब यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, दो मिरर है हमारे पास, ठीक है, वो इंक्लाइन है एक दूसरे से 90 डिग्री पे। ठीक है, a ray of light is incident on one mirror and reflected light goes to the other mirror. The ray will undergo total deviation of. डेविएशन के बारे में पूछा हुआ है, आपका इंक्लिनेशन दिया है, और आपको इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। और मिरर कितने हैं, दो है। तो मैंने क्या बताया था, दो मिरर अगर होते हैं तो आप कैसे एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हो, 360 डिग्री -2 इंटू थीटा, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ दोज टू आपका प्लेन मिरर्स। तो what are the inclination, that is 90 degree. So 360 minus 2 into 90, that will be 180. तो 360 minus 180 हो जाएगा, that will be 180 डिग्री। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 will be the correct answer. That means the deviation will be 180 degrees. आ गई बात समझ, तो 180 डिग्री का आपका डेविएशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है आपका छोटा सा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपको याद ही रखना है, क्योंकि अगर मैं इसका अगर आपको डायग्राम वगैरह बताने लग जाऊँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, वो आपने पढ़ लिया होगा अपने सेशंस के दौरान। बट अभी हम बात करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट, कि अगर हमें पूरी इमेज अपनी देखनी है,
अगर आप चाहते हो अपने घर में कि आपको अपने पूरा का पूरा अपने आउटफिट जो पहना है हेड टू टो अगर आप देखना चाहते हो अपने आप को, तो आपका जो मिरर आपको लगाना है या प्लेन मिरर जो आपको लगाना है वो अपनी आधी हाइट का लगाना होता है। दैट मीन्स टू सी कंप्लीट इमेज minimum length of mirror required is h by 2, where h is the height of person। अगर आप अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है, हाइट ऑफ द पर्सन ये हो जाएगी आपकी h। ठीक है, तो अगर आपको पूरी इमेज देखनी है तो आपका जो मिरर होना चाहिए वो जस्ट आपकी आधी हाइट का होना चाहिए। सो टू सी फुल वॉल बिहाइंड अ पर्सन, जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे पीछे की अगर मुझे पूरी वॉल देखनी होती अगर मिरर में सामने पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर वो वॉल की हाइट आपकी मान लो 30 है, ठीक है, वॉल की जो हाइट है वो अगर 30 मीटर है, ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि पूरी वॉल मेरी पूरी की पूरी मुझे दिखे, पीछे की पूरी वॉल की हाइट दिखे मुझे, तो मुझे जो मिरर आगे अपने सामने पे रखना पड़ेगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि शर्त यह है कि मैं सेंटर पे हूँ, ठीक है, अगर मैं सेंटर पे खड़ी हूँ किस किस के, वॉल और मिरर के, ठीक है, तो देन उस केस में जो मुझे मिरर की जरूरत होगी सो डेट कि मैं पूरी वॉल अपने बिहाइंड की देख सकूं, मुझे जरूरत होगी इस 30 को डिवाइड कर देना है 3 से। मतलब जो भी आपकी हाइट ऑफ द वॉल है उससे आपको 3 से डिवाइड कर देना है। यू विल गेट व्हाट, 10 मीटर। मतलब मेरे को 10 मीटर का कम से कम क्या चाहिए होगा, आपका क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर चाहिए होगा। बट क्योंकि मैंने यहाँ पर 30 मीटर लिया, 30 मीटर की वॉल तो कुछ ज्यादा ही हो गई, ठीक है, बट स्टिल आप समझ गए होगी किस तरीके से मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट इसके बाद बात कर लेते हैं टू सी फुल वॉल बिहाइंड अ पर्सन। केस वही है, फुल वॉल बिहाइंड अ पर्सन, बट यू आर नॉट स्टैंडिंग एट द सेंटर। अगर आप सेंटर पे खड़े नहीं हो तो आपको जो हाइट ऑफ मिरर चाहिए होगी वो कितनी चाहिए होगी, वॉल जो है मतलब 30 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, वॉल की हाइट डिवाइडेड बाय 5 से आपको डिवाइड कर देना है। आ गई बात समझ? चलो अब बात करते हैं रोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। अब देखो रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर बच्चों कैसे समझना है, इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। अभी मैं इसके क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ, आप क्वेश्चंस करोगे। If incident ray is rotated by an angle theta, then reflected ray rotates by theta in opposite sense। अगर मान लो यहाँ पे मेरा ये मिरर है, ठीक है, इस मिरर में ये आपकी इंसिडेंट रे पड़ रही थी, ठीक है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी दैट वाज दिस, ठीक, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड वन। बट अगर मैं क्या कर दूं, इस इंसिडेंट रे को आपका थीटा एंगल से रोटेट कर दूं, रोटेट कर दिया मतलब मैंने मान लो आपका थोड़ा सा इसी रे को, मेरी रे इस तरीके से आ रही है, मतलब इधर को रोटेट कर दिया, कैसे, क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो वो क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे जो आपकी होनी चाहिए वो इसी के करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट सेंस में, ऑपोजिट सेंस में मतलब ये मेरी अगर क्लॉकवाइज गई है तो ये किधर आनी चाहिए, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे जो इधर को गई थी ये आपकी इधर एंटी क्लॉकवाइज इतनी ही शिफ्ट हो जाएगी। अगर मैंने ये थीटा इधर को शिफ्ट किया है, इधर साइड थीटा शिफ्ट किया है, तो रिफ्लेक्टेड रे मेरी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इस साइड इतना ही थीटा डिग्री एंगल से ही शिफ्ट हो जाएगी। आ गई बात समझ? दिस वाज फर्स्ट वाला आपका एक्सप्लेनेशन। सेकंड जो है, सेकंड आपका ये बोल रहा है कि लेट मी टेक सम अदर कलर। हाँ देखो, सेकंड वाला जो ऑप्शन है आपका वो ये कह रहा है, मतलब आई मीन पॉइंट जो है वो ये बोल रहा है कि प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा। अगर प्लेन मिरर को मैंने रोटेट कर दिया, ये था मेरा प्लेन मिरर, इसके करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट लाइट वाज दिस, रिफ्लेक्टेड वाज दिस, ठीक है, और अगर मैं अब इस प्लेन मिरर को कर दूं रोटेट, ठीक है, इस प्लेन मिरर को क्या कर दूं, रोटेट कर दूं, मैंने मान लो ऐसे रोटेट कर दिया इस तरीके से, ठीक है, ऐसे रोटेट कर दिया, मतलब किस साइड लेके आई मैं, क्लॉकवाइज लेके आई हूं, इधर थीटा से रोटेट किया है, थीटा से रोटेट किया है, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड। और इंसिडेंट रे वही ले रहे हैं जो अभी तक थी, इंसिडेंट रे यही है। तो वो बोल रहा है कि ऐसे केस में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो 2 थीटा से सेम सेंस में आपकी मुड़ जाएगी, मतलब थोड़ा सा टर्न जहां को होगी वो 2 थीटा डिग्री होगी,
बट किस सेंस में होगी, जिस सेंस में आपका मिरर रोटेट हुआ है। तो मिरर मैंने किस सेंस में रोटेट कराया है, क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज में 2 थीटा रोटेट हो जाए। आ गई बात समझ, क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट में क्या था, ऑपोजिट सेंस में अगर इंसिडेंट रे आपकी रोटेट हो रही है। सेकेंड वाले में क्या था, अगर मिरर रोटेट हो रहा है और रिफ्लेक्टेड रे की बात की जा रही है तो वो 2 थीटा रोटेट होगी सेम सेंस में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट बहुत इजी सा है, वो ये बोल रहा है कि अगर आपका मिरर ये है, इस तरीके से आपका मिरर है और ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे थी, तो वो बोल रहा है कि अगर इसी मिरर को मैं ऐसे ना रख के अब ऐसे एक्सिस से रोटेट कर दूं, मतलब इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर दूं, ऐसे कर दिया आगे को या ऐसे कर दिया, तो वो बोल रहा है कि जो ये आपका रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, आपका मिरर तो इस प्लेन के अबाउट आप कैसे भी, मतलब इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आप कैसे भी रोटेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे में, वो एज इट इज ही रहेंगे, ठीक है। तो सेकंड सॉरी जो लास्ट वन केस है उसमें कोई भी इफेक्ट, नो इफेक्ट विल बी सी, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे, वैसे तो आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या है, अ रे ऑफ लाइट पी क्यू, दिस इज इंसिडेंट लाइट, ठीक है, एक मिरर पे पड़ रही है एक्स वाई एज शोन इन द गिवन फिगर, इफ द मिरर इज टर्न्ड थ्रू 30 डिग्री, एक्स वाई नाम का मिरर था, ये था पहले मिरर, अब इसको आपने 30 डिग्री रोटेट किया अलोंग दिस डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट किया है, किसको किया है, मिरर को किया है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर मिरर क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, और कितना होगी, 2 टाइम्स ऑफ दैट थीटा। थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बाय विच द प्लेन मिरर इज रोटेटेड। तो प्लेन मिरर 30 से रोटेट हुआ है, मतलब आपका जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कितने से रोटेट हो जाएगी, मतलब कितने से आपकी चेंज हो जाएगी, 2 थीटा से, मतलब 2 इंटू क्या कर देंगे, 2 इंटू 30 कर देंगे, दैट विल बी 60 डिग्रीज, दैट मीन्स 60 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करना, इसे मैं नहीं बताऊंगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या है, टू प्लेन मिरर्स are incident on each other at 90 degree. If a ray is incident on one mirror and reflected light goes to the other mirror, the ray will undergo the total deviation. Deviation वाला ही क्वेश्चन है, सेम है, तो आपको पता है अभी भी हमने आंसर निकाला था, कितना आया था, 180 डिग्रीज, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगानी है, 360 माइनस 2 थीटा, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको इस तरीके से निकालना है जब दो मिरर्स की बात हो रही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, अ मैन इज 180 सेंटीमीटर टॉल, 180 सेंटीमीटर टॉल है आपका पर्सन, ठीक है, एंड हिज आईज आर 10 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ हिज हेड, तो उसके हेड से 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब नीचे उसकी आंखें हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू सी हिज एंटायर हाइट right from the toe to the head, he used a plane mirror kept at a distance of 1 meter from him, the minimum length of the plane mirror. अब देखो इसने कितना कंफ्यूज करने की कोशिश की इस पूरे क्वेश्चन में, मल्टीपल डेटा दे दिया जबकि हमें उस सब की जरूरत नहीं थी। अगर हम पॉइंट आउट कर सकते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि मैन की हाइट है 180 सेंटीमीटर, और हमसे फाइनली पूछा गया है द मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, तो हमें प्लेन मिरर कितनी हाइट का चाहिए होता है सो डेट वो अपनी पूरी की पूरी इमेज को देख सके। तो हमें जो हाइट ऑफ आपकी मिरर चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है, जितनी हाइट एक ऑब्जेक्ट जिसको भी अपने को पूरा देखना है डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, 2, मतलब हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द मैन चाहिए होगी, दैट मीन्स 180 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 which will be what, 90 centimeter. So he will be requiring a mirror of length 90 centimeter. तो उसे अगर पूरी हाइट देखनी है अपनी तो कितनी चाहिए होगी, 90 सेंटीमीटर चाहिए होगी। आ गई बात समझ। अब आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे विच इज आपका इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर्स। अगर आपके पास कभी भी दो प्लेन मिरर हो और वो एक दूसरे से कुछ इंक्लाइंड हो, कुछ एंगल से इंक्लाइन हो, लेट से मैंने दो मिरर्स इस तरीके से ले लिए, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंक्लाइन है या 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, ऐसे तरीके से, और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये है सर्कुलर पाथ का कॉन्सेप्ट। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे
तो कैसे करना है ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे इसके, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर्स, अगर मेरे पास दो प्लेन मिरर हैं, लेट्स से दिस एंड दिस, ये दो प्लेन मिरर्स हैं मेरे पास, ये कुछ एंगल बना रहे हैं, लेट्स से थीटा, मान लो थीटा एंगल बना। तो सबसे पहली चीज जो आपको कैलकुलेट करनी है दैट इज एम। और व्हाट इज दिस एम, अभी ये समझाती हूँ मैं आपको। तो एम कैलकुलेट करते टाइम आपको क्या करना है, 360 में से इस थीटा को, जो इंक्लिनेशन है दो मिरर्स के बीच का, उसको आपको डिवाइड कर देना है। अगर ये एम की वैल्यू इवन निकल के आती है, अगर इस m की वैल्यू इवन निकल के आती है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी इन दो मिरर्स के वजह से, वो बनेंगी m की जो भी वैल्यू आई होगी उसमें से 1 माइनस कर देना है। आई बात समझ? अगर इस m की वैल्यू, मान लो मैंने यहाँ पे थीटा 60 डिग्री लिया था, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 6 36, तो 6 आ जाएगा आपका। अब 6 इज एन इवन नंबर, इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस, अगर दो मिरर्स जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, उनके वजह से नंबर ऑफ टोटल इमेजेस कितनी बनने वाली हैं, 6 माइनस 1 बन जाएंगी, मतलब 5 इमेज बनेंगी। आ गई बात समझ? सिमिलरली अब ये कह रहा है कि अगर बाय चांस वो m आपका ऑड आता है, ऑड कैसे आ गया, मान लो कोई भी यहाँ पे आपका कोई और नंबर होता, कोई भी, अभी हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह लेंगे उससे देख लेंगे। अगर मैं m मेरा जो है ऑड आ जाए, ऑड आ जाएगा तो उससे क्या होगा, ऑड के केस में दो केसेस बनते हैं, सब केसेस बनते हैं। पहला, अगर आपने ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस किया है, सिमेट्रिकली प्लेस का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट, ठीक है। अगर आपने उसको सिमेट्रिक, आपने क्या कर रखा है, प्लेस किया है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो वैसे ही बनेंगी जैसे आप किससे निकालते हो, इवन से निकालते हो, दैट इज m माइनस 1। बट अगर आपका जो जिस तरीके से आपने ऑब्जेक्ट को रखा है वो असिमेट्रिक टाइप का है, तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी एग्जैक्ट m के बराबर। अब यहाँ पे हमने केसेस कौन कौन से पढ़े, हमने कहा m अगर आपका इवन आ जाए तो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनती है, m माइनस 1, m में से एक घटा देना है। अगर m मेरा ऑड आता है, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय थीटा, अगर मेरा ऑड आता है तो मैं दो केसेस बनाऊंगी, एक सिमेट्रिक एक असिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो मैं क्या करूंगी, m माइनस 1 विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन, एंड अगर वो असिमेट्रिक है तो एग्जैक्ट m ही मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल इमेजेस होगा। बट एक केस और है बच्चों, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि डेसिमल के फॉर्म में चीज आ जाए, 7.2 आ जाए तो। अब 7.2 क्या है, आप इसको अब ये नहीं सोचोगे कि अरे ये तो इवन नंबर आ गया, अब मैं 7.2 में से 1 माइनस कर दूंगा। पर आपने कभी ये तो नहीं देखा होगा ना कि कहीं पे आपकी ऐसी इमेजेस 7.2 के आसपास की कोई इमेज बन रही हो या 5.3 इमेजेस बन रही होंगी। आपकी नंबर ऑफ इमेजेस तो हमेशा एक होल फॉर्म में बनेंगी, एक पूरे इंटीजर फॉर्म में बनेंगी, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने आपका यहाँ पे एक नोट लिखा है कि अगर कभी भी आपका जो है डेसिमल फॉर्म में कभी भी आपका नंबर आ जाए, मतलब m आपका 7.2, 5.2, 5.1 या 3.2, एनीथिंग इस टाइप का कुछ भी आ जाए, अब वो मैटर नहीं करता है कि वो इवन आया है या ऑड आया है, आपको वो नहीं लेना है। आपको सिर्फ क्या करना है, उसका इंटीजर वाला जो पार्ट है, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, जैसे 3.2 आया है तो 3 इमेजेस बनेंगी, 7.5 आया है तो 7 इमेजेस बनेंगी। आ गई बात समझ? तो आपको ना अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको एज इट इज, इसका जो इंटीजर वाला पार्ट है वो ले लेना है। आ गई बात समझ? चलो, तो ये एक बार ये वाली स्लाइड को एक बार फिर से अच्छे से देखना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देन उसके बाद मैं इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह डील करती हूँ आपके साथ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ठीक है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ पहले आपको मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस इस टॉपिक के करा दूं ताकि आप थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए आपको। ये देखो, find the number of images formed in the given cases if the mirrors are inclined at angle of 60 डिग्री। तो 60 डिग्री वाला तो अभी अभी हमने केस किया, मैंने क्या बताया था आपको, आपको क्या करना है, सबसे पहले m निकालना है, डेट इज 360 डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6
-1 क्या हो जाएगा, अब क्योंकि 6 इज इवन नंबर, तो इवन जब होता है तो हम m-1 कर देते हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी, 5 इमेज बनेंगी जब दो मिरर्स एक दूसरे से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे। अब मैं ले लेती हूँ बी वाला केस, ठीक है। बी वाले केस में क्या है, 100 डिग्री दे रखा है, 100 डिग्री दिया है, सबसे पहले तो m निकालेंगे, मतलब 360 डिवाइडेड बाय 100 निकाल लेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 3.6। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर कभी भी ऐसे डेसिमल फॉर्म में आता है तो आपको सिर्फ क्या लेना है, इसका आगे का इंटीजर वाला पार्ट लेना है, ना इसमें से कुछ माइनस करना है, ना इसको ये देखना है कि ये इवन है या ऑड है, कुछ भी नहीं देखना है। आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी। क्लियर हो गया, चलो। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको एक पर्टिकुलर स्लाइड दी हुई है जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं, ये आपको होमवर्क से करना है, ठीक है, ये आपको खुद से ट्राई करना है, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है, ये आपको खुद से करना है। तो आपको इसमें भी बताना है कि नंबर ऑफ इमेजेस दोनों केसेस में कितनी कितनी बनेंगी। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ इस टॉपिक पे, that is image formation by two plane mirrors inclined at an angle theta। अगर मेरे दो प्लेन मिरर हैं जो कि एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं at an angle theta, let's say 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो अगर मुझे पता करना है कि कितनी इमेजेस इस केस में बनने वाली हैं, ठीक है, तो अब मेरे को सिंपल से तरीके से पता है कि 360 में से 60 डिवाइड कर दूंगी, है ना, 360 में से 60 डिवाइड कर दूंगी तो आंसर आना चाहिए 6, और 6 में से 1 घटा देंगे क्योंकि इवन नंबर है तो आनी चाहिए 5। अब कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये जो 5 इमेजेस हैं ये कितने कितने एंगल पे बनने वाली हैं। अब मान लेते हैं ऐसे केसेस में आपको पक्का फॉर श्योर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है उसकी पोजीशन जरूर दी होगी। लेट से मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और ये ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है बच्चों, मान लो यहाँ से नीचे वाला आपका M1 मिरर बोल देती हूँ, इसको मैं M2 मिरर बोल देती हूँ। तो जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, लेट से ओ ऑब्जेक्ट, ये नीचे से बना रहा है आपका 40 डिग्री का एंगल, और ऊपर से कितना बनाएगा फिर श्योर, फिर अब 60 माइनस 40 दैट मीन्स 20 डिग्री का एंगल। तो आपसे पूछा है कि बताओ अलग अलग मिरर से जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इमेजेस कितने कितने डिग्री पे बन रही हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये इमेज बनाई, 60 डिग्री वाला ये बनाया, केस हमें पता है कि 5 बनने वाली हैं, अब ये 5 किस तरीके से बनेंगी वो देखना है, कहाँ कहाँ पे बनेंगी, कितने कितने डिग्री पे बनेंगी। तो हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे M1, यहाँ पे लिख देंगे M2। अब देखो सबसे पहली जो इमेज M1 वाले मिरर के वजह से बनेगी वो एग्जैक्ट 40 डिग्री पे ही बनेगी, ठीक है, 40 डिग्री पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है M1 वाले मिरर से तो 40 डिग्री पे ही बनेगी। M2 वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये 20 डिग्री पे है तो 20 डिग्री पे ही बनेगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस M2 पे, ठीक है, M2 में और M1 में कितना था इन दोनों के बीच का आपका जो इंक्लिनेशन था 60 डिग्री, तो आपको 60 ऐड करते जाना है। जैसे मैंने 20 में 60 ऐड किया और उसको यहाँ लिख दिया, तो 20 में अगर 60 ऐड कर दूंगी तो 80 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 80, ठीक है। मतलब M1 वाले मिरर के लिए जो अगली इमेज बनेगी, क्योंकि मल्टीपल सक्सेसिव आपके क्या हो रहे हैं, सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, इसकी वजह से मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं, तो अगली जो इमेज बनेगी वो 80 डिग्री पे बनेगी फॉर M1 मिरर। M2 मिरर के लिए नेक्स्ट वाली इमेज कितने पे बनेगी, 40 में 60 प्लस कर दो, कितना आ गया 100 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से अगली इमेज कब बनेगी, 100 में कितना प्लस कर दो, कितना था दोनों के बीच का इंक्लिनेशन 60, तो कितना आ जाएगा 160 डिग्री। 80 में आप 60 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 0 4 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या 140 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस बन रही है। अब मैं यहाँ पे क्यों रुक गई, इसके बाद के मैं क्यों नहीं बना रही हूँ। अब देखो आपको हमेशा ये देखना है, जैसे मान लो मैंने इस इमेज को लिख दिया, इनके मैं एक एक करके नाम लिख देती हूँ, इसको मैंने लिख दिया I1 इसके लिए, ये हो गया इसके लिए I2, ये हो गया इसके लिए I3, इसी तरीके से ये हो गया I4, या फिर एक एक करके इनके ना 1 by 1 नाम लिख देते हैं, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज I5, दिस इज I6।
अब बच्चों इमेजेस कितनी बननी चाहिए थी? 5 ही बननी चाहिए थी। मेरी तो यहाँ पे 6 बन रही हैं। अभी इवन आप सोच रहोगे कि अभी हम 60 और ऐड करेंगे, बट नहीं। हमें हर स्टेप पे क्या क्रॉस चेक करना है कि क्या इन दोनों का सम 180 से ज्यादा तो नहीं आ रहा। 40 प्लस 20 180 से ज्यादा तो नहीं आया, मतलब ये वाला आपका एग्जिस्ट करेगा, मतलब I1 I2 एग्जिस्ट करेंगे। तो I1 भी आपकी एक इमेज है जो बन रही है, और I2 भी आपकी एक इमेज है जो बन रही है। अब ये देखो I3 और I4 का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, क्या वो 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है? नहीं। इसका मतलब I3 भी बनेगा और I4 भी बनेगा। I5 और I6 को अगर मैं जोड़ दूं तो ये 180 को क्रॉस कर जाएगा। सम के बाद ये 180 को क्रॉस कर जाएगा। तो दैट मीन्स जब ऐसा कॉम्बिनेशन पहला आपका बनेगा तो आप बोलोगे ये दोनों जो इमेजेस हैं ये आपकी क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, मतलब कोलैप्स करेंगी, और इसके वजह से सिर्फ एक इमेज बनेगी। दैट विल बी लेट्स से I5 उसको बोल देते हैं, ठीक है, और इस वाली को हटा देंगे। मतलब इन दोनों की वजह से सिर्फ एक इमेज बनेगी जो पहला कॉम्बिनेशन आपका 180 डिग्री को क्रॉस करेगा। तो यहां से आ जाएगी I5। तो ये 5 इमेजेस आपकी बन रही हैं। आ गई बात समझ? तो दीज आर द 5 इमेजेस। तो इस तरीके से आपको इमेज फॉर्मेशन के एंगल निकालने हैं। क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, पहले मिरर से और दूसरे मिरर से। पहले मिरर की वजह से आपका 40 पे बन रहा है, सेकंड वाले की वजह से 20 पे, तो पहले केस तो सेम ही रहेगा। दूसरे केस में आपको क्या करते रहना है? क्रॉस करते रहना है। मतलब 20 में 60 ऐड करा इधर वाले के लिए, 40 में 60 ऐड करा इधर वाले के लिए, 100 में 60 ऐड करा इधर वाले के लिए, 80 में 60 ऐड कर लिया इधर वाले के लिए। अब एक एक करके क्रॉस चेक करना स्टार्ट करो कि कौन सा कॉम्बिनेशन 180 से ऊपर जा रहा है। तो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन 180 से ऊपर जाएगा वो आपकी एक फाइनल इमेज बनेगी, उसके बाद कोई इमेज आप नहीं बनाओगे। आ गई बात समझ? ठीक है, चलो। तो ये तो था एंगल के तरीके से आप कैसे बता सकते हैं कि कितने कितने एंगल पे ये इमेजेस बनने वाली हैं। दूसरा तरीका है कि जब मेरे यही दो मिरर्स मान लो पैरेलल हो एक दूसरे के, क्या हो? पैरेलल हो। अब मेरे ये जो दो मिरर्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और अब हमने क्या करना है? हमने देखना है कि क्या क्या डिस्टेंसेस पे हमारी इमेजेस बनेंगी, कौन कौन सी डिस्टेंस पे मेरी इमेज बनेगी। अब बच्चों ये सबसे ज्यादा आपने देखा होगा बार्बर की शॉप में। तो बार्बर की जो शॉप होती है उसमें इनफाइनाइट मिरर वाला कॉन्सेप्ट भी कई बार आपको देखने को मिलता है कि आप यहाँ पे बैठे हैं और आपकी मल्टीपल इमेजेस बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। कैसे बन रही है? वहां पे बेसिकली क्या किया गया है, मल्टीपल मिरर्स नहीं यूज किए हैं, प्लेन मिरर मल्टीपल नहीं यूज किए हैं। जब हम दो पैरेलल प्लेन मिरर्स रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल जब हम दो प्लेन मिरर्स रखते हैं तो आपकी जो इमेजेस बनती हैं वो मल्टीपल बनती है। अभी उसका मैं कॉन्सेप्ट भी आपको समझाती हूँ कि कैसे वो मल्टीपल इमेजेस आपकी बन रही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना बना। अगर मैं यहाँ पे से आपका क्या निकालूं, m की वैल्यू निकालूं, तो कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय कितना एंगल आया मेरा? दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है? दोनों मिरर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 0 डिग्री। कोई एंगल नहीं बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। दैट मीन्स m की वैल्यू कितनी आ गई? इनफाइनाइट। इसका मतलब जो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो कितनी बन जाएंगी? इनफाइनाइट इमेजेस आपकी फॉर्म होंगी इस केस में। पर हमें इस क्वेश्चन में एक्चुअल में ये नहीं निकालना था क्योंकि ये तो आपको पहले से ही पता है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो मैंने पहले ही बता दिया। अब मैं जो यहाँ पे बात करने वाली हूँ आपसे वो ये है कि कौन कौन सी डिस्टेंस पे, कितनी कितनी डिस्टेंस पे ये इमेजेस बनने वाली हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे से ले लिया, आई गेस मैंने इसका एक क्वेश्चन भी लिया है, अभी उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। मान लो ये मैंने ले लिया 2 मीटर पे, और ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले मिरर से है 5 मीटर पे, ठीक है। और इसको मैंने बोल दिया मिरर नंबर 1, इसको मैंने बोल दिया मिरर नंबर 2, और मुझे एक एक करके निकालना है कि कौन से मिरर से कितने कितने डिस्टेंस पे ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो रहे हैं तो ये इनफाइनाइट तक ये सीरीज चलने वाली है, ठीक है। तो M1 के लिए जो पहली इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की वो 2 मीटर दूर ही तो बनेगी, क्योंकि M1 के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर दूर है, राइट। तो पहली जो इमेज बनने वाली है वो 2 मीटर पे बनने वाली है। M2 के लिए जो पहली इमेज बनेगी वो 5 मीटर दूर ही बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी उसके लिए 5 मीटर दूर है। अब जो कॉन्सेप्ट आपने अभी एंगल के लिए लगाया था वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है? कितनी है? 7 मीटर है। तो अब हमें इस 7 को ऐड करते जाना है एंड क्रॉस वाला टाइप का फॉर्मूला यूज करते जाना है। तो मैंने 5 में 7 ऐड कर लिया, ठीक है।
तो आ जाएगा कितना 12 मीटर। तो 12 मीटर पे m1 के लिए अगली इमेज बनेगी। अगर मैं इसको वैसे भी समझूं तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे जो इसका पहली इमेज बन गई दैट इज I1, है ना। ओके, अब अगर मेरे लिए ये जो आपका M2 ऑब्जेक्ट सॉरी M2 मिरर है, इसका जो इमेज होगा वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, राइट। तो वो कितने दूर बनी है, यहाँ बनी है 5 मीटर। तो 5 मीटर में आप ये 7 और जोड़ोगे तो इतनी पूरी डिस्टेंस कवर करेगा ना वो, मतलब इतनी पूरी डिस्टेंस उसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। तो पीछे भी इमेज कितने दूर बनेगी, उतने ही दूर बनेगी, मतलब 12 मीटर दूर बनेगी। एनीवेज, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आए तो आप इससे स्टिक भी कर सकते हो। तो फिर उसके बाद क्या करना है, 2 मीटर में कितना जोड़ देंगे, अगेन कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 7। तो 2 + 7 कितना हो जाएगा, 9 मीटर। मतलब M2 के लिए जो अगली इमेज बनेगी, M2 वाले मिरर के लिए जो क्रॉसपॉन्डिंग अगली इमेज बनेगी वो 9 मीटर दूर बनेगी। सिमिलरली +7 करते जाओ, सिमिलरली +7 करते जाओ, ठीक है। और ये सीरीज चलते ही जाएगी। जबकि एंगल के लिए रिस्ट्रिक्शन थी, एंगल के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन थी, एंगल के लिए रिस्ट्रिक्शन ये थी कि दोनों का सम 180 क्रॉस नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है क्योंकि पैरेलल मिरर्स हैं, और पैरेलल मिरर के केस में इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। आ गई बात समझ, चलो ओके, ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, ये मैंने आपको खुद के लिए दिया था। ओके चलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। फिगर शोज 2 प्लेन मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर एंड एन ऑब्जेक्ट O प्लेस्ड बिटवीन देम, ठीक है। देन द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट 3 इमेजेस फ्रॉम द मिरर M2, किसके लिए पूछा है, M2 के लिए। तो मैंने आपसे सबसे पहले क्या बोला, आप बना लो टेबल, आप बना लो टेबल। टेबल बनाने के बाद M1 के लिए ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, टोटल है 15, टोटल है 15। M2 के लिए ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दूर है, तो इसके लिए कितना होगा, 10 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। तो M1 के लिए जो पहली इमेज बनेगी वो 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी फॉर श्योर। M2 के लिए जो पहली इमेज बनेगी वो 5 सेंटीमीटर दूर बनेगी। अब क्या करना है, क्रॉस, आपका क्रॉस एडिशन करना है। तो 10 में कितना जोड़ना है, 15, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो 5 में 15 नहीं ऐड करना है, 10 में 15 ऐड करना है। तो 10 में 15 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो अगली जो इमेज बनेगी M2 वाले मिरर के लिए वो 25 सेंटीमीटर दूर बनेगी। और M1 के लिए पूछा ही नहीं है, तो M1 के लिए अगर पूछा नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको करना है तो अगली क्या बन जाएगी, 5 + 15 हो जाएगी, मतलब 20 सेंटीमीटर दूर बन जाएगी। अब 20 में अगेन कितना जोड़ना पड़ेगा, 15 जोड़ना पड़ेगा। तो 20 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। तो अगली जो इमेज बनेगी M2 के लिए वो 35 सेंटीमीटर पे बनेगी। और क्या पूछा था हमसे, 3 इमेजेस के बारे में पूछा था। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, देखो 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो 5, 25 एंड 35 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, थोड़ा सा छुप गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। आ गई बात समझ, चलो इसी तरीके से क्वेश्चन जरूर करना ये वाले, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारा आता है बच्चों, दैट इज वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। अब सिंपल सी चीज से मैं स्टार्ट करती हूँ, थ्योरी पे मत जाना, ये मत सोचना अरे इतना सारा लिखा हुआ है तो हम कैसे समझेंगे, बस इतना समझो। यहाँ पे मेरा एक मिरर है, इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट आपका ऊपर को 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, और मिरर स्टेशनरी है, स्टेशनरी है मिरर, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपका ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट इधर साइड है, 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। तो क्योंकि मिरर स्टेशनरी है, और मान लो मिरर इन्फिनिटी तक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खत्म हो गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से आपका इमेज भी जाती हुई दिखाई देगी। ऐसा कोई रिलेटिव मोशन इतना ज्यादा उनमें कुछ दिख नहीं रहा है, इतना ज्यादा क्या रिलेटिव मोशन ऐसे है ही नहीं उनके बीच में। तो जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से, जिस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इज प्रिसाइज क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है इसमें, और इसमें भी ऊपर की डायरेक्शन है, तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो जो इमेज की वेलोसिटी होगी या जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही इमेज की भी होगी, ठीक है। सेम टाइप का आपका एक केस किसमें है, दूसरा भी है, जिसमें आपका मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपका एक इमेज बन रही है इसकी, बट मिरर मूव कर रहा है। तो मिरर अगर मूव कर रहा है और ऐसी आपके पैरेलल एक्सिस में आपका मूव कर रहा है, तो उस केस में भी आपका सेम ही v इमेज इज इक्वल्स टू v ऑब्जेक्ट ही रहेगा, कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा था। नेक्स्ट केस जो है आपका इसी में,
वो आता है अगर परपेंडिकुलर आपका इस पर्टिकुलर मिरर के परपेंडिकुलर आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो क्या होगा। जैसे मिरर इस तरीके से रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, तो परपेंडिकुलरली तो मूव कर रहा है ना। अभी मैंने जो केस लिया है वो स्टेशनरी मिरर का लिया है, मतलब मिरर मूव नहीं कर रहा है, मिरर की जो वेलोसिटी है दैट इज 0। मिरर की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 0 है। आ गई बात समझ। तो मिरर की वेलोसिटी आपकी 0 है, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो आपकी जो इमेज होगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी, इसी डायरेक्शन में जाएगी। बट अब यहाँ पे अगर डायरेक्शन की बात देखोगे तो बच्चों ये है इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, ध्यान से देखना, ये देखो, ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सिस, ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्सिस, राइट। अगर आप एक वेलोसिटी को अगर ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी आपकी डायरेक्शन के बारे में भी बात करती है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाएगी और ये है पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। जैसे अगर आप इसको डिस्टेंस के टर्म्स में समझो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो ऑब्जेक्ट आपका x डिस्टेंस पे था और इमेज आपकी y डिस्टेंस पे थी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू माइनस वाई होगा। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के टर्म्स में तो dx बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस dy बाई dt। dx बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये मेरा क्या आ गया, यहां से ये कॉन्सेप्ट आया। या फिर आप इसको वाइस वर्सा, आप इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा किसके, इमेज की वेलोसिटी के, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन इफ द मिरर इज स्टेशनरी। ये चीज का ध्यान रखना, इफ द मिरर इज स्टेशनरी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज कि अगर मिरर भी मूव कर रहा हो तो क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट भी आपका मूव कर रहा है और मिरर भी मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में सिंपल सी बात बताती हूँ, इतना सा ध्यान में रखना बस। ये जो चीज सिंपल सी बताई है, v इमेज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ v ऑब्जेक्ट, या फिर v ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ v इमेज। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखो कि हम जितना भी ये जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या मिरर की वेलोसिटी, सॉरी इमेज की वेलोसिटी ले रहे हैं, दिस इज ऑल इन टर्म्स ऑफ मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लिख देती हूं मैं, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सिमिलरली ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो हम मिरर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप सबने पढ़ा हुआ है, देखो। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो इसी को अगर सॉल्व करें तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर यहाँ भी है, वेलोसिटी ऑफ मिरर यहाँ भी है। आप चाहो तो सिर्फ इतना भी याद कर सकते हो, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। वहां पे ये सेक्शन आप बाद में भी अपने जिस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस टाइम पे आप ये वाला सेक्शन कर सकते हो। बट स्टिल अगर आप चाहते हो इसका और शॉर्टकट याद करना तो आपको मैं वही बता रही हूँ। तो v ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया, v इमेज में इधर साइड ले आई, तो यहाँ क्या हो गया, vm आपका इधर साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ vm हो जाएगा। तो यहाँ से हम vm इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से जो जो चीजें क्वेश्चन में पता है उनको रखो और डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, वेलोसिटी की बात हो रही है तो अलोंग विद डायरेक्शन लेना है, अलोंग विद डायरेक्शन लेना है, डायरेक्शन के साथ लेनी है सारी चीजें। आ गई बात समझ, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें डायरेक्शन के साथ लेनी है। एक और बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सारी चीजें जो अभी हमने निकाली हैं, ये सारी चीजें जो निकाली हैं, ये परपेंडिकुलर वाले केस की बात है। परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ये, कौन सी वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी,
पैरेलल वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी उसका क्वेश्चन लेंगे, क्लियर हो जाएगा। पैरेलल वेलोसिटी एज इट इज रहेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर को जा रहा है तो पैरेलल वेलोसिटी एज इट इज रहेगी बच्चों, बट परपेंडिकुलर वेलोसिटी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ये है ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, एंड टुवर्ड्स द राइट, व्हाइल द मिरर इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सी चीज याद रखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना। अब ये किसके टर्म्स में है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। यहाँ पे साइन का ध्यान रखना, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, अगर आप पीछे वाला फॉर्मूला ये वाला यूज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक चीज यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि अगर आपका मिरर मूव ही नहीं कर रहा है, मिरर अगर आपका स्टेशनरी है, मतलब वीएम क्या हो जाएगा इस केस में, 0 हो जाएगा। बट इस वाले क्वेश्चन में जो अभी हम कर रहे हैं उसमें तो मिरर मूव कर रहा है। अगर मिरर मूव नहीं कर रहा होता तो क्या होता, ये वीएम 0 हो जाता, मतलब ये 2 इधर जाता तो 0 हो जाएगा, एंड वीओ प्लस वी आई इज इक्वल्स टू 0, मतलब वीओ इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वी आई। देखो जो हमारा पहले वाले केस में आया था ना, जब मिरर स्टेशनरी था, यही तो आया था, तो सेम केस है। एनीवेज इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो वीओ ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो ये है, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं तो मुझे ये डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो वीओ कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस ऑब्जेक्ट, अच्छा मिरर किस डायरेक्शन में जा रहा है, पीछे की डायरेक्शन में, तो नेगेटिव ऑफ 1 लिखना पड़ेगा इसे, नेगेटिव। इमेज की वेलोसिटी मुझे निकालनी है, माइनस मिरर की वेलोसिटी अगेन -1। इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, बाकी पूरे आपका जो टॉपिक है इसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 5 + 1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वी आई। अब देखो माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बट ये प्लस बाहर के माइनस से अफेक्ट होके क्या हो जाएगा, अगेन माइनस हो जाएगा। तो माइनस ऑफ वी आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 + 1 मतलब 7 हो गया। तो वी आई कितना आ गया, -7 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो आपकी इमेज की वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, -7 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगी। ये कौन सी वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्यों, मतलब ये वाली वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होगी। अगर पार्टिकल ऐसे भी मूव करता तो फिर वो वेलोसिटी अनअफेक्टेड रहती, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और बता रही हूँ आपको, ताकि आपका ये वाला सेक्शन थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया है, सो डैट कि आप उसको प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन और बचता है जिसको हम बोलते हैं क्लॉक प्रॉब्लम, देन हमारा सेशन इज एंड, ठीक है। बट ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। देखो बच्चों ये है आपका मिरर, ठीक है, ये है एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस वर्टिकल एक्सिस के हिसाब, अच्छा हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 53 डिग्री का, दिस इज 53 डिग्री। और कितने से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहां पे अब एक चीज है कि आपका मिरर स्टेशनरी दिया है, तो मिरर अगर स्टेशनरी दिया है मतलब वी एम कितना हो गया, 0 हो गया, सिंपल सा है ये तो, ठीक है। अब देखो अगर ऐसे क्वेश्चन में जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल ही एक रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है तो आप क्या करोगे, काइनेमेटिक्स सबने पढ़ी है, काइनेमेटिक्स के हिसाब से आपको वेक्टर के रिजोल्यूशन करने आते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक इधर डायरेक्शन में बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे वी परपेंडिकुलर, इससे हम बोलेंगे वी पैरेलल, क्योंकि ये मिरर के पैरेलल है, ये मिरर के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वाला कितना आएगा, देखो इसके साथ एंगल बन रहा है, जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या आता है, 5 cos 53 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 5 sin 53 आ जाएगा। अब cos 53 एंड sin 53 कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल आपको बताया हुआ है, 53 डिग्री का ट्राइंगल, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 होता है, ठीक है। अगर 37 दिया होता तो 37 के लिए क्या होता, 37 दिया है तो छोटी साइड इसके सामने होगी, मतलब 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा और 5 यहाँ होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द बिगेस्ट साइड, ठीक है। तो 53 के हिसाब से बताओ बच्चों, cos मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5, तो 5 × 3/5 आ जाएगा, मतलब 5 से 5 कैंसिल, v परपेंडिकुलर कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड आया,
किसका, ऑब्जेक्ट का। v पैरेलल कितना आएगा, v पैरेलल आ जाएगा 5 इंटू साइन 53 एंड साइन 53 विल बी 4/5 मतलब परपेंडिकुलर बाय 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड आ गई पैरेलल। तो हमें पता है क्योंकि हमारा मिरर इज स्टेशनरी तो उतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता है कि v पैरेलल तो अनअफेक्टेड रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। तो इसका मतलब जो इमेज के लिए हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी का कौन आपका क्या पार्ट, वो v पैरेलल उसका एज इट इज वही रहेगा जो v पैरेलल आपका ऑब्जेक्ट का है, कितना 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब इमेज यहाँ पे अगर बन रही है तो इमेज का ऊपर का जो वेलोसिटी होगी वो यही रहेगी 4 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। ठीक है, वो अनअफेक्टेड रहेगी। अच्छा, v परपेंडिकुलर की बात करें तो v परपेंडिकुलर है कितना 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में है, और अगर आपका मिरर स्टेशनरी है तो इसका मतलब सीधा सीधा माइनस लगा दो इसमें, है ना। यही वेलोसिटी जो होगी ये नेगेटिव में आ जाएगी बस। तो यही वेलोसिटी कितनी थी 3 मीटर पर सेकेंड थी, तो कितनी आ जाएगी -3 मीटर पर सेकेंड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मिरर स्टेशनरी होता है तो आप परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसको आप क्या कर दोगे, नेगेटिव का साइन लगा दोगे, आपको जो भी आपकी इमेज है उसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल जाएगा। तो अगर आपसे वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में निकालने को बोली है तो ये हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड आपकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ये हो जाएगी पैरेलल। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में लिखनी है तो x वाला एक्सिस कौन सा है, ये है, नेगेटिव का है पर 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड निकालने को बोला है तो अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 9 प्लस आपका 16 मतलब 25 का रूट मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये वाली जो आपकी पर्टिकुलरली आपकी जो इमेज होगी उसकी जो स्पीड होगी, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 53 विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल। ध्यान रखना वर्टिकल के साथ बन रहा है इस बार एंगल, तो वर्टिकल के साथ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस बार 53 ऐसे बना रहा है। ठीक है, दिस इज योर मिरर। ठीक है, आपको यहाँ पे इमेज निकालनी है और फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इफ द मिरर इज ऑल्सो मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड से लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या कर लोगे, इसके कंपोनेंट निकालोगे, दिस कंपोनेंट। ठीक है, ये कंपोनेंट्स निकालने के बाद पैरेलल तो वही रहेगा जो आता है, क्या आएगा, ये है अगर 5 मीटर पर सेकेंड तो आ जाएगा 5 cos 53, है ना। cos 53 कितना हुआ, cos 53 कितना हुआ, देखो ये 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, तो cos 53 आएगा 3/5, तो 5 इंटू 3/5 दैट मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा v पैरेलल। v परपेंडिकुलर की बात करें तो v परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 sin 53, sin 53 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेशन कर लोगे ना, मतलब 5 sin 53, तो 5 इंटू साइन 53 विल बी 4/5, 5 से 5 कैंसिल मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो ये जो है ये है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव साइड। इमेज की कितनी, सॉरी मिरर की कितनी है, मिरर की है 1 मीटर पर सेकेंड अलोंग लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, मतलब आप नेगेटिव में लोगे, राइट। ठीक है, तो चाहो तो शॉर्टकट लगा लो, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, Vm इज इक्वल्स टू Vi प्लस Vo डिवाइडेड बाय 2 बताया था। तो Vm हमें पता है तो Vm की वैल्यू रख लेते हैं, Vm इज -1 इक्वल्स टू Vi नहीं पता, V ऑब्जेक्ट पता है कितना है 4 पॉजिटिव का डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, -2 इज इक्वल्स टू Vi प्लस 4, तो Vi इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो हमें अगर पूरा लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो क्योंकि वो x एक्सिस में है तो i कैप, और पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 3j कैप, दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड पूछा है तो अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस का भी स्क्वायर करोगे -6 का भी तो +6 का ही स्क्वायर है, अकॉर्डिंगली इससे आंसर निकाल लेना है। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन,
ये आपको खुद से करना है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसमें अच्छे से क्वेश्चन एक बार पढ़ना पड़ेगा, बहुत क्लियर तरीके से समझ आ गया होगा अब आपको। लास्ट टॉपिक दैट इज जो जिससे एक क्वेश्चन बनता है, सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी और दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क से रहेगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, दैट इज प्लेन मिरर में आपने एक चीज पढ़ी है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा लेफ्ट साइड आपको राइट सी दिखती है और राइट साइड आपको लेफ्ट दिखती है ना। तो इससे आते हैं क्लॉक प्रॉब्लम्स। क्लॉक प्रॉब्लम्स क्या है, क्लॉक प्रॉब्लम्स में आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है और आपसे बोला होता है 8:40। अगर आपका एक मिरर सामने रखा हुआ है, प्लेन मिरर, तो आपको जो उसका पर्टिकुलर इमेज दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, वो एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये देखो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि ये जो पूरा सेक्शन है ये है ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो पूरा सेक्शन है ये है इमेज के लिए, ठीक है। ये जो पूरा सेक्शन है ये ऑब्जेक्ट के लिए है और ये जो पूरा सेक्शन है ये इमेज के लिए है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना अब आपको क्या करना है। तो एच ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कितने घंटे की बात करी जा रही है ऑब्जेक्ट के लिए, कितने मिनट के लिए बात की जा रही है और कितने सेकंड की बात की जा रही है, ठीक है। और एच आई जो है यहाँ पे ये इमेज के लिए है, ये आपका मिनट ऑफ इमेज के लिए है, ये आपका किसके लिए, सेकंड ऑफ इमेज के लिए है। अब एक चीज का ध्यान रखना, अच्छा बच्चों यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, दिस विल बी योर प्लस, ठीक है, ये प्लस का साइन होगा। दोनों का सम करके 12 घंटे आना चाहिए, दोनों का सम करके क्या आना चाहिए, 12 घंटे आना चाहिए। अब जैसे कि मान लो अगर आपको आवर्स और आवर्स के टर्म्स में, जैसे मैंने मान लो आपको दे रखा है कि 8 बजे हुए हैं, तो आपको उसका जब रिफ्लेक्शन आप देखोगे, ठीक है, 8 o'clock का अगर आप रिफ्लेक्शन देखते हो तो आपको उसका रिफ्लेक्शन क्या दिखाई देगा या लेटरल इन्वर्जन क्या दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, 12:00:00 में से, क्योंकि ये वाला सेक्शन आपको पता है ना, ये पता था कितना 8:00:00, इसको इधर साइड ले आओगे क्योंकि आपको ये सेक्शन निकालना है, मतलब ये वाला पार्ट निकालना है, कितने घंटे कितने मिनट कितने सेकंड हुए होंगे उस टाइम पे, इमेज पर्टिकुलरली इमेज जो दिख रही होगी उसके लिए। तो आप इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 8:00:00, तो दिस विल बी, सेकंड में तो 0 ही रहा, मिनट में भी 0 ही रहा, और ये कितना आ गया आपका, ये कितना आ गया 4। तो मतलब जब आप देखोगे इसका रिफ्लेक्शन लेटरल इन्वर्जन देखोगे तो आपको, ये एनालॉग वॉच की बात हो रही है बेसिकली, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको कितना दिखाई देगा, 4 बजे हुए दिखाई देंगे उसमें, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगा कि 4 o'clock हो रहा है। आ गई बात समझ। इसी तरीके से अगर मुझे 3:20 दिया हो और पूछा हो कि कितना मुझे इसका लेटरल इन्वर्जन कैसा दिखाई देगा। अब ध्यान दो, जब आपसे आर और मिनट दो चीजों की बात की हो, तो हमने बात की है कि दोनों का सम आपका रहना चाहिए 12 घंटे। तो क्या मैं 12 घंटे को ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, 11 घंटे और 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट ही तो आपका क्या होगा, 1 आवर के बराबर होगा। तो 11 hours 60 minutes लिख दिया मैंने इसे, किसको, 12 घंटे को। तो जब ऐसे फॉर्म में दिया हो तो आप क्या कर दो, 11:60:00, इससे क्या कर दो, माइनस कर दो। अब इससे माइनस करोगे तो एक तरीके से 12 घंटे से ही माइनस कर रहे हो, तो ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, और यहां से कितना आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आ गया 8। तो 8:40 आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग, 3:20 के लिए। इसी तरीके से अगर आपको सेकंड्स में भी पूछा हो तो हम इसी को, ये 12 घंटे को क्या भी लिख सकते हैं, 12 घंटे को हम 11 घंटे 59 मिनट और 1 मिनट और लिख सकते हैं, और 1 मिनट को हम 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इनको इसी फॉर्म में लिख दिया। तो 11 hours 59 minutes एंड 60 seconds, तो ये 60 सेकेंड मिलके 1 मिनट बनाएगा, और ये 1 मिनट अगर इसमें ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 60 मिनट बन जाएगा, और 60 मिनट मिलके 1 घंटा बनाएगा, मतलब ये 11 फिर से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं बच्चों इससे रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से होमवर्क से करेंगे। दैट इज द टाइम इन अ क्लॉक इज 8:40 and 10 seconds. The time in the image of the clock formed by a plane mirror will be.
तो मैंने क्या बताया आपको, अगर 3 सेक्शंस में दिया है, मतलब आवर, मिनट और सेकंड्स तीनों में दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 11, 59 एंड 60 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 0, यहां से आ जाएगा 5, यहां से आ जाएगा 9 और यहां से आ जाएगा 1, और इधर से क्या आ जाएगा आपका 8 है, तो 9, 10, 11, 3, तो 3:19 और 50 सेकंड आपको दिखाई देंगे, किसमें, उसके लेटरल इन्वर्जन में, जब आप प्लेन मिरर में उसको बेसिकली देख रहे हो। तो इसी तरीके का एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, प्लेन मिरर का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। जितने टाइप के पीवाईक्यूज मुझे दिखे हैं, मैंने हर एक टाइप का पीवाईक्यू यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है, और आपको साथ ही साथ में एक होमवर्क क्वेश्चन भी करस्पॉन्डिंग उन क्वेश्चन के दिया है। तो पढ़ाई करते रहो बच्चों, बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, एंड आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एंड कीप वॉचिंग फिजिक्स विद भावना, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज पुट योर कमेंट एंड पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज डू hit like, share and subscribe, and let's meet you in our next video. ठीक है, till then take care, bye and all the best.